व्यवस्था क्रम परीक्षण का यह हमारा पहला वीडियो है। व्यवस्था क्रम यानी सीक्वेंस टेस्ट, इसमें हम किसी वस्तु का दूसरी वस्तु से क्रम देखते हैं। जैसे ए बी सी डी और ई, ये सभी एक वृत्ताकार मेज पर बैठे हैं। जब तक कहा गया न हो, वृत्ताकार मेज पर यदि व्यक्ति बैठते हैं तो उनके मुंह हमेशा केंद्र की ओर होंगे। यहाँ यदि व्यक्ति बैठते हैं तो हमेशा उनके मुंह आमने सामने अंदर की तरफ होते हैं। जब तक कहा न गया हो, यदि ये कहा गया हो कि उनके मुंह बाहर की ओर है, तब एक अलग बात है। किसी घेरे में बैठे हैं और मुंह बाहर की तरफ है, ऐसा लिखा गया न हो तो आपको मुंह अंदर की ओर ही माननी है। उसके बाद जैसे ये व्यक्ति यहाँ बैठा है तो इसका इस तरफ लेफ्ट हैंड होगा और इस तरफ राइट हैंड होगा। इसी प्रकार इस व्यक्ति का इस तरफ लेफ्ट हैंड होगा और इस तरफ राइट हैंड होगा, और सारों के साथ यही क्रम होगा। ये सवाल हमें इस प्रकार से हल करने हैं। इसमें कभी कभी एक ऐसी चीज़ दी होती है जो दो वृत्तों को आपस में मिलाकर करनी पड़ती है, इसलिए बच्चे इसमें ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। मैंने ये भी देखा है कि इस सवाल को हल करते समय बच्चे फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और जल्दबाजी में तुक्के मारने लगते हैं। ऐसा आप बिल्कुल भी ना करें। इस सवाल को ध्यान से पढ़ें। ये ना सब केवल आपकी समझ की परीक्षण है, बल्कि इसके साथ साथ ये आपके धैर्य की भी परीक्षा है। बच्चों के ऊपर समय का दबाव होता है कि समय निकल जाएगा, इसलिए बच्चे जल्दबाजी में इसको लिखने की कोशिश करते हैं, फिर मिटाते हैं, फिर करते हैं। इससे ज़्यादा समय खर्च कर लेते हैं और इसका हल नहीं कर पाते। इसके ऐसे सवालों में एक ही वृत्त में 5 या 6 सवाल भी एक साथ बनते हैं। तो हम इसको किस प्रकार से हल करना, देखिए, इसमें कहा गया है कि ए बी सी डी और ई एक वृत्त के चारों ओर, वृत्ताकार टेबल के चारों ओर बैठे। मान लीजिए ये पांचों ऐसे बैठे हो। ए बी और सी के बीच में है, हम यहां पर मान लेते हैं ए। आप कहीं पर भी मानो, कोई फर्क नहीं पड़ता। पहला शब्द ए माना, ये किसके बीच में है? बी और सी के। अब यहां बी है तो यहाँ सी है, और यहाँ यदि सी है तो यहाँ बी है। कहने का मतलब ये था कि ए बी और सी के बीच में है, ये हमें पता चल गया। सी डी के दाईं ओर है। देखिए, दाएं का मतलब होता है राइट हैंड। तो इसने कहा कि सी डी के दाईं ओर है, इसका मतलब ये या तो डी है या ये डी है। यदि ये डी होगा तो ये मामला खराब हो जाएगा, यहाँ ए होना था, क्योंकि सी बीच में नहीं होगा, इसलिए ये डी हुआ। यदि ये डी हुआ तो ये सी डी के दाईं ओर, डी के दाईं ओर है, इसलिए हम यहाँ बी को हमारा मिटाना हमारी मजबूरी हो गई। यदि सी यहाँ हुआ तो देखिए बी, यहाँ बी ही हो सकता है, सी नहीं हो सकता। आपको बात समझ में आ गई होगी। मैंने यहाँ से सी क्यों मिटाया, यहाँ से बी क्यों मिटाया। ये सवाल यदि आपको समझ में आया है तो हम आगे बढ़ते हैं। सी डी के दाएं है, सी डी के दाहिनी ओर है। जो कौन? डी, यहाँ जो डी के लिए आया है। सी डी के दाएं है, जो ई और सी के मध्य है, जो ई और सी के मध्य है। तो यहाँ सी हो गया तो यहाँ हो जाएगा ई। अब सवाल ये पूछा गया कि ई के बाईं ओर कौन बैठा है। ये ई बैठा है,
ई का ये इधर राइट हैंड होगा और इधर ई का लेफ्ट हैंड होगा। तो ई के बाईं ओर यानी लेफ्ट साइड में कौन है? ई के लेफ्ट साइड में बी बैठा है, तो उत्तर आया बी। अगला सवाल, ए बी सी डी ई और एफ एक वृत्ताकार मेज पर बैठे हैं, तो जाहिर सी बात है कहा नहीं गया है तब तक उनके मुंह केंद्र की ओर होंगे। स्थिति क्या है? पहली, बी का दायां तीसरा एफ है, तो हम यहां मान लेते हैं बी का दायां राइट साइड, ये देखिए यहां बैठेगा, मुंह इस तरफ होगा तो इधर राइट साइड होगा, तो राइट साइड इधर तीसरा एफ है, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा, हम यहाँ एफ लिख देते हैं। क्लियर? हम इसको तो नहीं छेड़ेंगे, ये तय हो गया। अगला, सी के बाएं चौथा ए है, क्योंकि यहाँ ये ए में और बी में कोई कॉमन नहीं है, नंबर 1 में और 2 में। देखो बी एफ सी ए कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है, एक समान नहीं है। यदि यहाँ बी होता या एफ होता या ए यहाँ होता तो हम कोई संबंध बिठाते, तो इन दोनों में कोई संबंध नहीं है, तो हम सी मान लेते हैं यहाँ पर। आप कहीं भी लिख सकते थे, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये दूसरा व्रत हमने बनाया। सी के लेफ्ट साइड में चौथा ए है, तो इधर से लेफ्ट लेंगे, ध्यान देना, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा कौन है? ए। आगे बढ़ते हैं। सी एफ के बीच डी, सी और एफ के बीच में डी है, ये एफ है, एफ और सी के बीच में डी है, तो या तो डी यहाँ है या डी यहाँ है, और ये सी या तो यहाँ है या सी यहाँ है। ये हमें पता अभी नहीं चल रहा है। देखो थोड़ा दूर लिखते हैं, इतना नज़दीक नहीं लिखना चाहिए था मुझे, दूर लिख दिया, ये भी मैंने दूर लिखा है। देखो सी और एफ के बीच में डी है, एक तो स्थिति ये बनी, एक स्थिति ये बनी कि सी और एफ के बीच में डी है। देखो अभी हमने सिर्फ इसको लिखा है और इसके ऊपर हम गोले बना देते हैं, तो हमें ये पता चलता रहे कि ये हमारा टेम्परेरी है। अगला, तथा ए और एफ के बीच में ई है, ए और एफ, तो ए यहां होगा तो यहां होगा ई। क्लियर? ए यदि यहां होगा तो यहां होगा ई। हमें नहीं पता कि इनमें से कौन सी पोजीशन है, इसको अपन अलग सी ऐसे कहना चाहिए था, तो थोड़ा हमें पता चलता कि इनका जोड़ा कौन सा है। ये कोष्टक में लिख देते हैं और यहाँ इसको हम ऐसे कोष्टक में लिख देते हैं ए, और यहाँ हम इसको ऐसे कोष्टक में लिख देते हैं ई, तो हमें पता चलेगा कि ये डी और इसका जोड़ा है, डी और इसका जोड़ा है, ए और ई का जोड़ा है, या ए और ई का जोड़ा है। अगली बात, ए और एफ के बीच में ई हो गया। अब हमें इन दोनों को आपस में मिलाना है, हमारा उत्तर निकलेगा। इसने कहा कि सी के आगे चौथा ए, तो मान लो सी यहाँ है और या ए यहाँ है या सी यहाँ है। क्लियर है? तीसरा नहीं हो सकता, या तो ए यहाँ होगा या सी। लेफ्ट में चौथा ए है, तो ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। देखिए सी के लेफ्ट में चौथा यहाँ ए बन रहा है, और यदि मान लो मैं सी यहाँ मानता तो ये 1, 2, 3 और चौथा एफ हो जाता, इसलिए ये गलत हो गया, तो हम यहाँ से ए को मिटा देते। ओके, यहाँ क्या हो गया? सी, तो हम सी को यहाँ बिठा देते। अब यहाँ हमने सी बिठाया था, तो ये सी यहाँ से हट जाएगा और यहाँ क्या रह गया? ए।
अब देखिए सी और ए हमें प्राप्त हो गई, बी प्राप्त हो गया। हमें डी और ई या डी और ई में से देखना है। तो यहाँ देखिए कि एफ, ए और एफ के बीच में कौन है? ई। ए और एफ के बीच में ई है, तो हमें यहाँ पर ई मिल गया। और सी और एफ के बीच में डी है, तो हमें यहाँ पर डी मिल गया। आशा करता हूँ ये बात आपको समझ में आई होगी। सवाल है कि ई के सामने कौन है? ई के सामने सी है। यहाँ देखिए इस प्रकार के सवाल परीक्षा में पूछे जाते हैं। अजय 42 लड़कों में शुरू से 18वां, अंत से कौन सा होगा? तो देखिए कुल लड़के हैं 42, तो यहाँ 42 में इस तरफ से इसका 18वां नंबर है, तो इस तरफ से कौन सा नंबर होगा? इसको हल करने के लिए हम छोटा उदाहरण लेते हैं। मान लो कि कुल लड़के हैं 5, कुल 5 में से अजय का नंबर है मान लो दूसरा, तो अंत से उसका कौन सा नंबर होगा? तो यहाँ देखिए हमने इन 5 लड़कों को 1 2 3 4 5 लड़के मान लिए। शुरू से उसका कौन सा स्थान है? दूसरा, यानी ये। अंत से कौन सा हुआ? 1 2 3 और कौन सा हुआ? जी हाँ, चौथा। कुल लड़के कितने हैं? 5। 4 और 2 का जोड़ कितना आया? 6। 4 और 2 का जोड़ आया है 6। कुल लड़के कितने हैं? 5। यानी हम इधर से गुने तो दूसरा, इधर से गिने तो कौन सा नंबर हुआ? चौथा। तो 1 का लफड़ा रहेगा हमेशा। इसलिए इस प्रकार का यदि सवाल आता है तो आपके दिमाग में बिजली कौंधनी चाहिए कि यदि इधर से पूछा है इतना नंबर और उधर से पूछा तो 1 का हमेशा लफड़ा रहता है। तो इधर से दूसरा तो इधर से चौथा हुआ होना। यदि हम ऐसे गिनती करते 5 में से 2 गए 3, तो तीसरा नहीं है, गलत हो जाएगा। ये 6 से गिनती करनी है। तो हमें इस प्रकार के सवालों में कुल प्लस 1 जोड़ लेना है। कुल प्लस 1, तो शुरुआत प्लस अंत से, ये हमेशा बराबर होगा। कुल से 1 बढ़ जाएगा। कहने का मतलब या 4 और 2 को जोड़ा है, शुरुआत से दूसरा है, अंत से चौथा है। अंत से 2 और 4 कितने हो गए? 6। ये 6 क्या है? कुल 5 थे, तो 5 से हमने 1 जोड़ा तो 6 हो गए। ये इसको समझने का तरीका था। आशा है आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ हम वापस लिखते हैं कुल प्लस 1 बराबर शुरू से नंबर प्लस अंत से नंबर। इसको हम पक्षांतरण यहाँ से कर दें तो क्या होगा? ये बराबर के इस साइड जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। कोष्टक लगाया तो सही है, नहीं लगाया तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ देखिए अजय 42 लड़कों में शुरू से 18वां है। शुरू से 18वां है, तो अंत से कितना होगा? तो 42 माइनस 18 बराबर 24, और आप 1 जोड़ेंगे ना? जी हाँ, 25वां। आशा है आपको समझ में आया होगा। सूत्र से करें तो कुल 42 बराबर शुरू से नंबर 18, अंत का नंबर हमें नहीं मालूम, और माइनस 1। यहाँ देखिए अंत से नंबर बराबर 42 माइनस 18 प्लस 1। सेम बात हुई, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ 25। देखो ये कैसे हुआ? 18 को हम 42 को इधर पक्षांतरण कर दिया, 18 इधर माइनस का आ गया, और 1 माइनस का था प्लस का हो गया। पक्षांतरण करना आपको आता होगा। मैं एक बार फिर बता दूं, जिन लड़कों को पक्षांतरण नहीं आता, यदि ऐसी संख्या मिले कि 42 बराबर 18 प्लस आरंभ से स्थिति माइनस 1, तो आप कैसे करोगे? बराबर यही है, ये 42, ये 18 इधर आया तो काहे का हो जाएगा? माइनस का। 1 इधर आया तो काहे का हो जाएगा? प्लस का, और इधर रह गया। और यदि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बराबर 42
-18 + 1, यानी इसको उलट यहाँ रख दिया, इसको यहाँ रख दिया, बराबर बीच में रख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगला सवाल देखिए, छोटे बड़े का सवाल इस प्रकार का परीक्षा में आता है। राम श्याम से बड़ा है, कौन बड़ा है? राम। श्याम हरि से बड़ा है, कौन बड़ा है? श्याम। सबसे छोटा कौन? तो हम ऐसे करेंगे, राम ग्रेटर देन श्याम। ये चिन्ह लगाते हैं ना, आपको पता है। और श्याम हरि से बड़ा है, श्याम हरि से बड़ा है। तो सबसे छोटा कौन हुआ? तो यहां देखिए, हरि सबसे छोटा हो गया। दूसरे शब्दों में आप कहोगे समझ नहीं आएगा, ये बातें कई लड़कों को समझ में नहीं आती, लड़कों को नहीं, कई बड़ों को भी समझ में नहीं आती। और वैसे कोडिंग करते समय अक्सर जो अच्छे अच्छे कोडर होते हैं वो भी ये चिन्ह भूल जाते हैं, चेक करने पड़ते हैं कि क्या हमने सही लगाई। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आपको ये समझ में नहीं आया, लगभग 80% लड़के समझ गए इस बात को। जो नहीं समझे उनके लिए राम श्याम से बड़ा है, हम यहाँ बना लेते हैं, ये राम। ये राम किससे बड़ा है? श्याम से। तो हम इसको थोड़ा बड़ा बनाते हैं, इसको थोड़ा सा छोटा बना लेते हैं और इसका नाम दे देते हैं श्याम। अगली बात, श्याम हरि से बड़ा है। देखो ये हमने श्याम ले लिया, दोनों में कॉमन श्याम है, श्याम ले लिया। ये किससे बड़ा है? हरि से। इसका मतलब हरि यहाँ पर इनसे भी छोटा होगा, तो हरि से। सबसे छोटा कौन है? छोटा बच्चा भी कह देगा। अगला सवाल पूछा, रेस्पॉन्सिबिलिटी। इस शब्द में यदि पहला अक्षर दूसरे से, यानी आर की जगह ई लिखा जाए और ई की जगह आर लिखा जाए, और दूसरा तीसरा चौथे से एस पी की जगह लिखा जाए, पी एस की तरह लिखा जाए, एंड सो ऑन, यानी और इस प्रकार से आगे ओ की जगह एन लिखा जाए, एन की जगह ओ, एस की जगह बी, बी की जगह एस, ये दो आपस में ऐसे उलट दिए जाए, अकेला बचेगा वो अकेला रह जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो दाईं ओर से नौवां कौन सा होगा? तो हम इसको चेंज करके देखते हैं, ई आर पी एस एन ओ बी एस एल आई टी वाई। ये करने के बाद आप अक्षरों को गिन लेना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। हो सकता है कोई आपसे छूट न गया हो, यहाँ भी 13 है, यहाँ भी 13 है, छूटा नहीं है। अब इसने पूछा कि दाईं ओर से नौवां, 1 2 3 4 5 6 7 8 और नौवां कौन सा है? एन। सीधा उत्तर नहीं दे सकते थे? दे तो सकते थे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये 9। इधर से ये चेंज होगा, ये चेंज होगा और ये चेंज होगा, यानी ये चेंज होकर यहाँ आ जाएगा और यहाँ जो अक्षर होगा वही अपना उत्तर होगा। तो 9वां था एंड। हाँ, इस प्रकार का सवाल भी परीक्षा में आता है कि केवल उन 9 को गिनना है जिनके तुरंत बाद 1 है, परंतु 1 के यदि तुरंत बाद 3 है तो उनको नहीं गिनना है। ऐसे 9 कितने? तो लड़के इनको गिनते हैं लेकिन भूल जाते हैं। और मैंने भी ये देख देख के हालांकि लिखने की कोशिश की है, लेकिन हो सकता है कि मैंने इसमें कोई अंक गलत लिख दिया हो। हालांकि मैंने कोशिश तो की है कि मैं जो किताब में लिखा है उसको देखकर सही लिखा हो, लेकिन यदि गलत इसमें मैंने कुछ लिख दिया हो तो आप प्लीज सही कर देना। मैं सिर्फ आपको ट्रिक बता रहा हूँ कि आप किस ट्रिक से इसको हल करेंगे। तो हल करने की मैं ट्रिक बताता हूँ आपको कि केवल उन 9 को गिनना है जिनके तुरंत बाद 1 आता हो। कहने का मतलब हमें 91 को गिनना है, परंतु 1 के तुरंत बाद 3 नहीं आता हो, इस बात का ध्यान रखना। यानी हमें 9 ये यदि लिखा हुआ है तो हमें बिल्कुल नहीं गिनना। यदि 913 लिखा हो तो हमें नहीं गिनना है, लेकिन हमें 91 को गिनना है। यही उत्तर था, यही फैक्ट था। अब कोई बच्चा इसमें गलती नहीं करेगा। कैसे? सबसे पहले आप
913 ढूंढ ले। ये 913 है नहीं, 913 है नहीं, 913 है नहीं, ये मिल गया अपन को 913, तो हम काट देते हैं। अगला ये 913 है नहीं, ये 913 है नहीं, ये 913 है नहीं, ये 913 है नहीं, ये मिल गया अपन को 913, हम इसको काट देते हैं। अगला देखते हैं 913 है नहीं, 913 है नहीं, लेकिन हमें गिनना क्या है 91, 91, ये 93 है, हमें काम का नहीं, ये 95 है, हमारे काम का नहीं, ये 61 है, नहीं काम का नहीं, ये हो गया 91 देखना था हमें, ये हो गया 91 देखना था हमको, ये हो गया। कितने हो गई? बच्चे थोड़े ना है, 4 तक तो कोई भी बच्चा भी गिन लेगा।